दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सेवा में। डेट है आज की 14 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। दिन भर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगी उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें हम सबसे पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। नासा के एक मिशन है टेस मिशन। इसने अभी 66 नए बाह्य ग्रहों की खोज की है। देखो बाह्य ग्रह क्या होते हैं? एक्सो प्लेनेट इन्हें कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इन्हें एक्सो प्लेनेट कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल के बाहर के जो प्लेनेट होते हैं उनको एक्सो प्लेनेट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में 8 प्लेनेट हैं और एक स्टार है यानी सूर्य। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल के बाहर के जो प्लेनेट हैं उनको कहा जाता है एक्सो प्लेनेट। ठीक है, और उन्हीं में 66 नए ग्रहों की खोज की गई है टेस के द्वारा, जो कि नासा का एक मिशन है। टेस की अगर फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। टेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस क्या है, तो ये ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है और ये नासा का मिशन है। इसका जो उद्देश्य है वो पृथ्वी से बाह्य सौरमंडल मतलब कि अन्य सौरमंडल में एक्सोप्लैनेट की खोज करना। उसके बाद हम जान लेते हैं एक्सोप्लैनेट मिशन जो अभी तक चलाए गए हैं नासा के द्वारा, उनसे संबंधित हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न को देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से। सबसे पहले हबल टेलीस्कोप, यह भी एक्सोप्लैनेट से संबंधित है। हबल टेलीस्कोप नासा का है। उसके बाद स्पिट्ज़र, उसके बाद केपलर, और केपलर को ही इसने रिप्लेस किया है। किसने? टेस ने। केपलर को रिप्लेस किया है टेस ने, जिसको अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। उसके बाद वेब टेलीस्कोप, उसके बाद में रिस्ट, उसके बाद में फ्यूचर एक्सोप्लैनेट मिशन अन्य है। ठीक है, तो ये हमने जाना कुछ एक्सोप्लैनेट मिशन जो कि नासा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो इनमें से टेस और केपलर, उसके बाद वेब टेलीस्कोप और रिस्ट यानी WFIRST, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एग्ज़ाम में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात की जाए टेस के कुछ फीचर्स की, तो टेस के बारे में यानी जो ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट है, इसके बारे में अगर बात की जाए तो MIT यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसाचुसेट्स टेक्नोलॉजी संस्थान है ये अमेरिका का। इसके काबली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड रिसर्च द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। मतलब कि इसको ऑपरेटिंग कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग कर रहा है MIT का एक संस्थान है, काबली इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस रिसर्च के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। टेस का हमने जो बताया काम क्या है? टेस का काम है पृथ्वी के निकटतम तारे यानी सूर्य के अलावा कोई निकटतम तारा, उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज करने के लिए टेस को डेवलप किया गया है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यह भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेस को केपलर का उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो कि बाह्य ग्रहों की खोज के लिए केपलर टेलीस्कोप को लॉन्च किया था नासा ने। चलते हैं आगे केपलर मिशन के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि केपलर शब्द की चर्चा हुई है। तो केपलर मिशन, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मिल्की वे यानी आकाशगंगा में सर्वेक्षण करना और एक्सोप्लैनेट की खोज करना। ठीक है, छोटे छोटे ग्रहों की खोज पर केंद्रित था। और इसने क्या किया था? स्थलीय और बड़े ग्रहों को निर्धारण किया। ये सब नहीं ध्यान रखना, बस आपको केवल यह याद रखना कि केपलर भी एक एक्सोप्लैनेट मिशन है, यह भी नासा का है। चलते हैं आगे भारत का भी हम देख लेते हैं क्या है। भारत का एक्सोप्लैनेट मिशन है एक पारस। ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ पारस। ठीक है, तो पारस का यहाँ पर मतलब है PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबव स्काई सर्च। PRL का मतलब है यहाँ पर फिजिकल रिसर्च लैब। ठीक है, एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबव स्काई सर्च, ये भारत का मिशन है एक्सोप्लैनेट के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। पारस के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो कैरिकॉम ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। कैरिकॉम क्या है? कैरिकॉम के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कंटेक्स्ट जान लेते हैं, या हम कहें संदर्भ जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। देखो अगर बात की जाए कैरिकॉम की, तो भारत ने अभी कैरिकॉम के तहत आने वाले कैरिबाई समुदाय के जो देश हैं उनको $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की पेशकश की है। तो ये चर्चा में आया है। और कैरेबियन क्षेत्र के जो 20 विकासशील देश हैं ये कैरिकॉम के हिस्सा हैं। इनमें 15 जो हैं फुल टाइम मेंबर हैं और 5 को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है।
अगर बात की जाए जो अभी मदद की पेशकश की है भारत ने, इनमें डिस्पोजल गाउन, फुल कवर गॉगल्स, वेंटिलेटर, दस्ताने यानी ग्लव्स, डिस्पोजल मास्क, 10,000 टैबलेट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो ये मदद की गई है। लेकिन ये कंटेस्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कैरिकॉम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जान लेते हैं। देखो कैरिकॉम की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म है कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। क्या है? कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट। यहाँ से आप देख सकते हैं कैरेबियन कम्युनिटी और कॉमन मार्केट। उसके बाद अगर बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। कब की गई थी? 1973 में इसको स्थापित किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जॉर्ज टाउन गुयाना में है। ठीक है, जॉर्ज टाउन गुयाना में है और इसके 15 मेंबर्स हैं। मेंबर्स तो आपको नहीं याद रखना, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कैरेबियाई देश हैं, जो कि कहाँ पर हैं? ये प्रशांत महासागर में हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। इनके बीच में जो सेंट्रल अमेरिका है और इस साइड में है हमारा अटलांटिक ओशियन और यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन। तो ये जो देश यहाँ पर बीच में पड़ते हैं इनको कहा जाता है कैरेबियन देश यानी कैरेबियन कंट्रीज़। और इन्हीं देशों का एक ग्रुप है कैरिकॉम, जिसकी स्थापना की गई थी 1973 में और इसमें 15 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और अगर बात की जाए इसमें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कैरेबियन कम्युनिटी कंट्रीज़ को एक सिंगल मार्केट के रूप में प्रेजेंट करना, मतलब कि सभी देश जो इसके सदस्य हैं उनको एक कॉमन मार्केट के रूप में प्रेजेंट करना इस संगठन का उद्देश्य है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक मतलब आपसी कॉपरेशन पाया जाता है कि अगर कोई एक देश दूसरे देश को तकनीकी या उपकरण देने से मना कर देता है तो अन्य सभी देश भी मतलब कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है इन देशों में। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल कहें या भारत से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इसमें कि भारत और कैरिकॉम में क्या संबंध है, मतलब कि भारत का क्या भूमिका है कैरिकॉम के लिए। तो 2019 में न्यूयॉर्क में पहला भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में फैक्ट्स के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यह ऑर्गेनाइज किया गया था न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पहला इंडिया कैरिकॉम कॉन्क्लेव की अगर बात की जाए तो 2009 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो इजराइल से संबंधित है। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्यों? देखो अभी हाल ही में गाज़ा स्ट्रिप से और लेबनान से काफ़ी सारे रॉकेट्स दागे गए थे इजराइल के ऊपर। ठीक है, हिजबुल्लाह के द्वारा, हिजबुल्लाह जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है उसके द्वारा। तो इसी के संदर्भ में इजराइल ने एक अपना टेस्ट किया है कि उन रॉकेट्स के प्रति अपनी एंटी रॉकेट मिसाइल एक बनाई है, उसी का नाम रखा गया है एरो 2। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरो 2 क्या है। तो एरो 2 एक मिसाइल है, इजराइल की एंटी डिफेंस मिसाइल है। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि लेबनान और गाज़ा पट्टी से जो रॉकेट दागे जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए ये डेवलप की है इजराइल के द्वारा। देखो यहाँ पर MTCR चर्चा में आया है। 1999 में जब भारत सरकार ने इजराइल से एरो मिसाइल खरीदने की मांग की थी तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने MTCR में वीटो कर दिया था, MTCR का हवाला देते हुए। MTCR क्या है? MTCR का मतलब है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसके बारे में हम जान लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो MTCR क्या है? यह एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, यानी मल्टीलैटरलिज्म के एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ है ये। इसका गठन 1987 में किया गया था G7 देशों के द्वारा। और अगर बात की जाए तो ये ऐसे हथियारों को सीमित करता है जो सामूहिक विनाश के कारण हो सकते हैं, जैसे मिसाइल्स हो गए या अनमैन्ड एयर व्हीकल हो गए। यह अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी ड्रोन जो होते हैं, मानव रहित विमान जिसे कहते हैं, उनको और मिसाइल्स के ट्रेड को ये रेगुलेट करता है और ऐसी मिसाइल और ऐसे ड्रोन्स के ट्रेड को रोकता है जो विनाश का कारण बन सकते हैं। देखो MTCR देशों के जो सदस्यों की अगर बात की जाए तो इसमें कुल 35 सदस्य हैं। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1987 में। ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं और भारत भी इसका मेंबर है। भारत
जून 2016 में इसका फुल टाइम मेंबर बन गया था। क्या? जून 2016 में भारत इसका फुल टाइम मेंबर बना था। और अगर बात की जाए यहाँ पर एक इसके बारे में एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है इन देशों में कि अगर एक देश किसी देश को MTCR के अकॉर्डिंग मिसाइल टेक्नोलॉजी या ड्रोन टेक्नोलॉजी देने से मना कर देता है तो बाकी सभी देश जो इस ग्रुप के मेंबर हैं वो उस दूसरे देश को टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं। जैसे हम एक सिंपल उदाहरण से समझ लेते हैं। क्या है? मान लीजिए इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। अब इंडिया अगर चाहे सऊदी अरब को कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी देना चाहे या इंडोनेशिया को कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी देना चाहता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए हमने ब्रह्मोस देना चाहता है और बाकी देशों ने अगर मना कर दिया कि इंडिया जो है इंडोनेशिया को यह टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता, तो भारत भी यह टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया को नहीं देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जाना MTCR क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद अमृत योजना रैंकिंग जारी की गई है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा, और मतलब कि शहरी मामलों और आवास के मंत्रालय के द्वारा हाल ही में अमृत योजना रैंकिंग जारी की गई है और इसमें उड़ीसा को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई है। किसको? उड़ीसा को पहली रैंक प्राप्त हुई है। हम जान लेते हैं कि अमृत योजना क्या है। उससे पहले हम इस रैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है उड़ीसा को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है चंडीगढ़ को और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। अगर बात की जाए चंडीगढ़ क्या है, चंडीगढ़ है UT, यानी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए इस योजना रैंकिंग में UT या कौन केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा, तो चंडीगढ़ आंसर होगा। अगर बात की जाएगी स्टेट की तो उड़ीसा जो है पहले नंबर पर रहा है। उसके बाद 3rd नंबर पर गुजरात और 4th नंबर पर कर्नाटक। ये तो हमने जाना इस रैंकिंग के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि ये योजना क्या है। देखो, अगर बात की जाए अमृत योजना की तो इसका पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रीजन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, मतलब कि शहरी कायाकल्प के लिए एक मिशन है ये। और शहरी कायाकल्प में क्या क्या शामिल है? शहरी कायाकल्प में यहाँ पर वाटर सप्लाई यानी जलापूर्ति, बाढ़ को कम करने के लिए सीवरेज व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, शहरों में ग्रीन स्पेस और नॉन मोटर व्हीकल अर्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, मतलब कि गैर मोटर चालित अर्बन ट्रांसपोर्ट हो, ऐसा प्रावधान किया जाएगा इस अमृत योजना के तहत। और इसकी शुरुआत की गई थी 2015 में। देखो, ये एक पुरानी स्कीम है, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यह पुरानी स्कीम है, 2015 में इसको शुरू किया गया था NDA फर्स्ट गवर्नमेंट में, और 2019 में इसका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, मतलब कि अब ये 2021 तक के लिए लागू है। इसमें कुछ की फाइंडिंग भी दी गई थी। इसमें 500 सिटीज़ को चुना गया है जिनका शहरी कायाकल्प किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के बारे में है। यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है हाल ही में, और इसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि मुकेश अंबानी जो हैं दुनिया के चौथे अमीर बन गए हैं। मतलब कि हमारे देश के जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसके जो चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उनको दुनिया में 4th प्लेस दिया गया है रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, फैक्ट के रूप में आप इसको भी याद रख सकते हैं। देखो, अगर बात की जाए इनसे आगे कौन कौन है, तो जेफ बेजोस जो कि अमेजन के CEO हैं, उसके अलावा बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग जो हैं फर्स्ट 3 प्लेसेस पर हैं, मतलब कि पहले 3 स्थानों पर हैं ये, जेफ बेजोस और बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है मुकेश अंबानी का, जो कि इंडियन है, हमारे देश के हैं। और अगर बात की जाए इनकी कुल संपत्ति की, तो देखो UPPCS के एग्ज़ाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इनकी कुल संपत्ति जो है 80.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है? इन्होंने CEO बर्नार्ड अर्नेल को पीछे छोड़ा है, जो कि फ्रांस के हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है, भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सोलर एनर्जी स्थापित करने का अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया है, उसके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है PIB में, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो, भारत सरकार ने 2022 तक 100 गीगावाट की सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का अपना एक एम्बिशियस टारगेट रखा था, और 2019 तक भारत ने 31 गीगावाट ये टारगेट अचीव कर लिया है। मतलब कि 31 गीगावाट तक का भारत ने अपनी कैपेसिटी हासिल कर ली है। अगर बात की जाए इस योर भारत के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उनमें
सबसे प्रमुख है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना करना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की अगर बात की जाए तो इसको स्थापित किया गया था 2015 में। कब किया गया था? 2015 में पेरिस में एक कन्वेंशन आयोजित हुई थी यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज पर, जिसको COP21 भी कहा जाता है, और उसी में इसकी स्थापना की गई थी 2015 में। ठीक है, भारत और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। और अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। कहाँ है इसमें लिखा नहीं है स्लाइड में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुरुग्राम में है। ठीक है, और गुरुग्राम कहाँ है? गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो हरियाणा में है। यह एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। ये ओनली वर्ड आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है, हरियाणा में है, गुरुग्राम में है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए इसमें मेंबर कंट्रीज़ की, तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ अभी तक तो 121 देश थे, मतलब कि 121 देश इसके सदस्य बन सकते थे। मतलब योग्यता की अगर बात की जाए, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में थे। मान लीजिए ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, इनके बीच में जो देश पड़ते थे उनको इस संगठन की सदस्यता मतलब वो एलिजिबल थे। और लेकिन अब हाल ही में अभी कुछ दिन पहले एक प्रोविज़न ये किया गया है कि अब ऑल ओवर वर्ल्ड यानी यूनाइटेड नेशन के जो 192 कंट्रीज़ मेंबर हैं, मतलब कि 192 देश मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन के करंट में, तो उनको सभी के लिए इसकी मेंबरशिप जो है वो खोल दी गई है, यानी ओपन कर दी गई है। कोई भी देश इसका सदस्य बन सकता है। और उसके बाद अगर बात की जाए, भारत का एक अलग टारगेट है कि 2030 तक अपनी बिजली के उत्पादन का 40% वह जो है नॉन फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करेगा, यानी गैर जीवाश्म ईंधन के द्वारा प्राप्त करेगा। यह एक टारगेट है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे चैनल ओनली सिविल सेवा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी तक इसका नाम जो है ओनली सिविल सर्विसेज था, लेकिन आज हमने इस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसका नाम बदलकर ओनली सिविल सेवा रख दिया है, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। और जब भी आप इसे सर्च करें तो ओनली सिविल सेवा से ही सर्च करें। ओनली सिविल को आपको साथ में रखना है, और उसके अलावा स्पेस देखकर आपको सेवा लिखना है, जिससे कि आप आसानी से हमारे चैनल को फाइंड कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।